भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में पार्लियामेंट के बाहर जो एहतजाज हुआ उस पर लाठीचार्ज क्यों किया गया। बड़ा बेसिक मुतालबा था। एक तो वो चाहते थे कि एजुकेशन रिफॉर्म्स की जाए, स्टूडेंट्स जो मेहनत करते हैं उनकी वो मेहनत जाया ना हो, गवर्नमेंट नौजवानों के लिए जॉब्स के हवाले से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे। तो जो पेपर लीक स्कैम है, इसका जो मास्टरमाइंड है, जो इसका बेनिफिशियरी है, जो इससे फाइनेंशियल गेन्स ले रहा है, जो स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल के साथ खेल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान, वो मुस्ताफी हो जाएगा। भारत में ना बबल्स बनाए थे गोदी मीडिया के थ्रू बीजेपी ने, राइजिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया, नो करप्शन नो भ्रष्टाचार। अब की बार मोदी सरकार के जी ये करप्शन खत्म कर देगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, यहाँ पे लोगों पर जुल्म होता है, कानून की धज्जियां बिखेरी जाती हैं, ये सब कुछ खत्म हो जाएंगी चीजें। मोदी गवर्नमेंट ने जो जो खत्म करने की बात की उसी के अंदर इजाफा किया। बहुत ही बेइज्जत करके सोनम वांगचुक को ये जंतर मंतर से लेकर गए अरेस्ट करके। लेटर ऑन वो ये समझते हैं कि सोनम वांगचुक को अब स्लो पॉइजन किया जा रहा है। जब स्टूडेंट्स निकलते हैं और उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, सीआरपीएफ को पहले सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करने के लिए, बाद में स्टूडेंट्स पर तशद्दुद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स वहां पर ये कह रहे हैं कि हम ये पार्लियामान उखाड़ कर फेंक देंगे, यानी सिस्टम पर से उनका ट्रस्ट खत्म हो गया। वो ये कह रहे हैं हमने नेपाल बना देना भारत में। आपको लग रहा है कि वहाँ पे मोदी के खिलाफ एक बाकायदा मुहिम शुरू हो गई है? जो है वो नंबर बढ़ गया स्टूडेंट्स का, एग्रेशन बढ़ गया स्टूडेंट्स का, और मोदी गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त सिचुएशन ये कि उनकी कांपे टांग रही हैं। आज सुबह की अपडेट ये है कि किसानों ने पंजाब से मार्च का आगाज कर दिया और टुवर्ड्स दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पे, जिस वक्त मैंने सुबह विजुअल्स देखे थे उस वक्त वो हरियाणा बॉर्डर तक पहुंच चुके थे। दे आर कमिंग टुवर्ड्स दिल्ली। और आपको याद है जब पिछली मर्तबा किसान जब दिल्ली में आए थे, लाल किले पर खालिस्तान का परचम लहराया गया था। मुतालबा था इनिशियली धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का, अब वो मोदी के इस्तीफे का भी मुतालबा कर रहे हैं। ना ये घटिया बगैरत मोदी इस काबिल है कि 150 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल के फैसले करे। 12 साल से जो कुछ किया वो बबल फट रहे हैं। पब्लिक पॉडकास्ट के साथ मैं हूं नवीद तसीम और एक दफा फिर मेरे साथ मौजूद हैं हैदर हयात खान साहब। थैंक यू सो मच हैदर। थैंक यू वेरी मच नवीद भाई। आज जो चीजें हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले बात करेंगे कि भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में पार्लियामेंट के बाहर जो एहतजाज हुआ उस पर लाठीचार्ज क्यों किया गया। इसके अलावा बात करेंगे कि जो मुजाहिरीन हैं जो दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज कर रहे थे, आखिरकार उनके मुतालबात हैं क्या। इसके अलावा भारतीय एयरफोर्स चाइना के 5th जनरेशन फाइटर जेट से खौफजदा क्यों दिखाई दे रही है। और आखिर में हम बात करेंगे कि भारत दरियाए चनाब में पानी छोड़कर आबी जहारियत पर क्यों उतर रहा है। हैदर, ये था हमारा आज का मेन्यू। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये क्या वजह है एकदम दिल्ली में इतना बड़े लेवल का एहतजाज और उस पे पुलिस का लाठीचार्ज, ये क्या हो रहा है भारत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नवीद भी। एपिसोड नया नहीं है। भारत में हमने गुज़िश्ता चंद हफ्तों में बार बार, बल्कि चंद माह में बार बार बड़ी खबरें सुनी। नीट पेपर स्कैम जो था, अब हो क्या रहा था कि ये पूरा एक ग्रोह जिसको लीड कर रहा है धर्मेंद्र प्रधान, भारत के एजुकेशन मिनिस्टर, ये एग्ज़ाम्स लीक करते थे और बिफोर एग्ज़ाम पेपर लीक करते थे। और उससे जो भारतीय नौजवान था वो बड़ा अपसेट था। कई नौजवानों ने खुदकुशियाँ की इस सारे मामले पे। लेकिन ये मसला इंडियन गवर्नमेंट इंटेंशनली इसको ठीक नहीं कर रही थी चीज़ों को। और अदरवाइज भी अब किसी भी सोसाइटी में देखें, एक हद तक अगर गवर्नमेंट की एरोगेंस हो या एक हद तक गवर्नमेंट इग्नोर करे आपके इश्यूज को, तो आप उसको बर्दाश्त करते हैं। उसके बाद आपका जब आप उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, आपकी बर्दाश्त खत्म हो जाए, फिर ये होता है जो अब नई दिल्ली में हम देख रहे हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा थोड़ा सा। ये जो नीट टेस्ट होता है, ये जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है, इसका थोड़ा सा बताएं, ये क्या होता है? बेसिकली भारत में मुख्तलिफ, अब जब आपने किसी भी जगह पर एडमिशन लेना है उससे पहले जो टेस्टिंग क्राइटेरिया हमारे यहाँ पर एमकैट होता है, तो मेडिकल में एडमिशन के लिए ई-कैट होता है, एमकैट होता है, इसी तरह वहाँ पर नीट एग्जाम्स हैं। तो ये सिलसिला जो है ये वैसे तो कई सालों से वहाँ पर जारी था, लेकिन अब गुज़िश्ता चंद सालों से इसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत आ गई। इस तरह के एक के बाद एक पेपर लीक हो रहा है, तो उससे स्टूडेंट बड़ा अपसेट है। जाहिर सी बात है, जिसने तैयारी की है, जिसने प्रिपेयर किया खुद को एग्जाम के लिए, जिसने कई माह तक जो है वो अपनी कई चीज़ों को तर्क करके फोकस किया उन एग्जाम्स पे अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, लेकिन आप गवर्नमेंट के तौर पर उसको उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं कर रहे, उल्टा आप उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, तो स्टूडेंट अपसेट होता है। फिर ये वो एज होती है जिस वक्त इंसान बड़ा पैशनेट होता है और अपने फ्यूचर को लेके
आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने जी एमकैट करना है, इट मीन्स कि यू वांट टू बी अ डॉक्टर। आपने ई कैट करना है इफ़ यू वांट टू बी एन इंजीनियर। तो वो आपको अपने वो गोल्स अचीव होते दिखाई ना दें और उनमें हर्डल गवर्नमेंट दिखाई दे, तो फिर आपकी अप्रोच चेंज हो जाती है। और आखिर में पेपर लीक हो जाए और आपके सालों की मेहनत जो है वो जाया हो जाए। उसकी वजह से 20 से ज्यादा नौजवानों ने खुदकुशियां की हैं। और कितने मतलब लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं जो इससे मुतासिर हुए हैं। हुआ ये कि कॉकरोच जनता पार्टी, जिसको हमने कई दफा अपने पॉडकास्ट में डिस्कस भी किया है, इसको लेकर भी अप्रोच क्या थी, ये बनी क्यों थी, ये भी बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस जो है भारतीय सुप्रीम कोर्ट के, जिनके बारे में मैं कहता हूं कि वो मोदी का कुत्ता है, उसके रिमार्क्स पर बनी। और किससे मुतालिक रिमार्क्स? नौजवानों से मुतालिक। कौन से नौजवान? जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। आप उनको कॉकरोच से तशबीह दे रहे हैं। अब कॉकरोच जनता पार्टी बनती है, इन्होंने इनिशियली तो बड़ा मजाक उड़ाया, फिर जब 7 रोज में कांग्रेस और बीजेपी की कंबाइंड फॉलोइंग से ज्यादा सोशल मीडिया पर सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी की फॉलोइंग हो गई, तो फिर इनके कान खड़े हुए। फिर इन्होंने जो रवायती हरबा, इन्होंने कहा जी ये तो पाकिस्तानी है, ये आईएसआई के एजेंट्स हैं, ये जितने फॉलोअर्स हैं इनके कॉकरोच जनता पार्टी के, इनमें से 90% जो है वो पाकिस्तानी है। फिर कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने एनालिटिक्स शेयर किए अपने फॉलोअर्स के, उसमें पाकिस्तान से जो थे वो 1% से भी कम थे। बिल्कुल 93-94% फॉलोइंग उसकी उन लोगों की थी जो इंडिया में मौजूद हैं, और बाकी जो 6-7% थे वो इंडियंस थे जो इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर रहते हैं। मैं नहीं कहता पाकिस्तानी नहीं होंगे, होंगे कुछ 0.0123% होंगे पाकिस्तानी भी उसमें। बहरहाल हम देखते हैं कि जब इनिशियली कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने पहले प्रोटेस्ट का ऐलान किया, अभिजीत दीप के जो इसके फाउंडर थे वो अमेरिका से वापस भारत पहुंचे, तो वो प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुआ। हालांकि उसके ऊपर तशद्दुद भी किया गया, लेकिन वो उस तरीके से कामयाब नहीं हो सका प्रोटेस्ट, जितनी इनके जहन में था ना कि इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स वहां पर पहुंचेंगे। शायद स्टूडेंट्स भी उस वक्त जो है वो उस तरह की सीरियसनेस इस फोरम से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन ग्रेजुअली फिर इन्होंने दोबारा मोमेंटम बनाया, और अब जब इन्होंने 28 जून को वहां पे इनको ज्वाइन कर लेते हैं सोनम वांगचुक, जो एक एजुकेशनिस्ट हैं, इंडिया में एजुकेशन रिफॉर्म्स के हवाले से बड़ी बात करते हैं। आमिर खान की 3 इडियट्स बनी, क्योंकि अब आमिर खान कहते हैं कि उनसे इंस्पायर नहीं हुई थी वो, लेकिन साल से यही चीज थी कि ये उनकी इंस्पिरेशन। इवन वो जो चतुर था उसने तो अभी रिसेंटली उसकी एक वीडियो भी आई जिसमें उसने कहा कि मैं नहीं चाहता कि रेंचो का जो किरदार था वो इसमें उसके लिए किसी तरह की प्रॉब्लम्स हो। तो जनाब वहां पे अब जब दोबारा कॉकरोच जनता पार्टी ने एक मुनज़्ज़म अंदाज में अभिजीत दीपके की भारत में मौजूदगी के बाद चीज़ों को प्लान किया, तो उनका बड़ा बेसिक मुतालबा था। एक तो वो चाहते थे कि एजुकेशन रिफॉर्म्स की जाए, स्टूडेंट्स जो मेहनत करते हैं उनकी वो मेहनत ज़ाया ना हो, गवर्नमेंट नौजवानों के लिए जॉब्स के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे, और जो पेपर लीक स्कैम है इसका जो मास्टरमाइंड है, जो इसका बेनिफिशियरी है, जो इससे फाइनेंशियल गेन्स ले रहा है, जो स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल के साथ खेल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान, वो मुस्ताफी हो जाए। बिल्कुल चीजें यहां से शुरू होती हैं। और इसमें एक चीज ऐड कर दूं कि इस दफा कम से कम उन्होंने इंडियन एयरफोर्स से ये काम लिया कि नीट के पेपर जो थे वो एयरफोर्स के जहाजों के जरिए लेके आए गए। एक से एक कम से कम कोई काम तो लिया गया ना इंडियन एयरफोर्स से। और कोई पता नहीं उसमें इंडियन एयरफोर्स के लोग जो हैं वो भी पेपर लीक कर रहे हो। अच्छा, बहरहाल तो अब जब इन्होंने दोबारा प्रोटेस्ट का आगाज किया और सोनम वांगचुक ने जब उस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया और उसने हंगर स्ट्राइक अनाउंस कर दी। अब सोनम वांगचुक जो है वो भी रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, वो स्टूडेंट्स के मुतालबात के साथ खड़े थे, और कोई भी सेन इंडियन मैं समझता हूँ कि वो यही चाहेगा, वो नौजवान हो या बड़ी उम्र का हो, सबकी अप्रोच यही होगी ना। कोई खुद चाहेगा कि यार मेरा मुस्तकबिल बेहतर हो, कोई चाहेगा कि यार मेरे बच्चों के लिए चीज़ें जो है वो आसान की जाए, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाए। हमने मल्टीपल टाइम्स नवीद भी डिस्कस किया, भारत में ना बबल्स बनाए थे गोदी मीडिया के थ्रू बीजेपी ने कि जी राइजिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया, नो करप्शन नो भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार के जी ये करप्शन खत्म कर देगा, ये जुल्म जो हो रहा है ये खत्म, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, यहाँ पे जो लोगों पर जुल्म होता है, जो कानून की धज्जियाँ बिखेरी जाती हैं, ये सब कुछ खत्म हो जाएंगी चीज़ें। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने जो खत्म करने की बात की उसी के अंदर इजाफा किया, और इंटेंशनली किया, खुद इन्वॉल्व होके किया। तो वहां पे अब जब सोनम वांगचुक को ये अरेस्ट करते हैं
और बड़े इंसल्टिंग अंदाज में। कोई ऐसे नहीं कि आराम से जाके वहां पर दिल्ली पुलिस गई और उन्होंने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया। सीआरपीएफ को इन्होंने इन्वॉल्व किया, और सीआरपीएफ वही सीआरपीएफ है जिसके ऊपर पुलवामा के अंदर अपने 40 जवान मरवाए थे। मोदी ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया था। उस वक्त की इंडियन आर्मी का जो चीफ है वो सारे इस प्लानिंग का हिस्सा था, और ये वही सीआरपीएफ को इन्होंने यूज किया और बहुत ही बेइज्जत करके सोनम वांगचुक को ये जंतर मंतर से लेकर गए अरेस्ट करके। लेटर ऑन फिर इन्होंने उनको हॉस्पिटलाइज किया। और अभी मेरी इंडिया में कुछ लोगों से बात हुई, वो ये समझते हैं कि सोनम वांगचुक को अब स्लो पॉइजन किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी वो हंगर स्ट्राइक कर चुके हैं और उस हंगर स्ट्राइक का बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट ग्लोबली पड़ा था, क्योंकि सोनम वांगचुक जो है उस ग्लोबली लोग उनको फॉलो करते हैं। तो ये वाले सारे मैटर के अंदर भी ग्लोबली जब मीडिया ने उस सारी चीजों को हाईलाइट किया तो प्रेशर बन रहा था मोदी गवर्नमेंट के ऊपर। तो उन्होंने अब ये फैसला किया है कि इसको स्लो पॉइजन करके इसका किस्सा ही तमाम किया जाए, ताकि ये मुस्तकबिल के अंदर एटलीस्ट मोदी गवर्नमेंट के लिए इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे। अब ये इंडिया में जो मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई, एक ने मुझे बताया, मैंने दूसरे से डिस्कस किया, उन्होंने कहा यार बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये हर शख्स कहता है कि ये इक्तदार के लिए, ताकत के लिए, ये घटिया बेगैरत किसी भी हद तक जा सकता है। मेरे प्रोग्राम के अंदर सत्यपाल मलिक ने ये कहा था, जो अब तो खैर मर चुका है, इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का गवर्नर था जिस वक्त कश्मीर का स्पेशल स्टेटस भारत ने खत्म किया, और बीजेपी का अपॉइंटेड था, मोदी का अपॉइंटेड गवर्नर था इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का। मेरे प्रोग्राम में उसने कहा था कि ये पुलवामा का मास्टरमाइंड है, तब तक पहलगाम का वाकया नहीं हुआ था। सेकेंडली उसने ये कहा था कि ये शख्स अपने इक्तदार के लिए किसी को भी मरवा सकता है। तो ये अप्रोच तो है इंडिया में, एवरीवन नोज कि ये घटिया बेगैरत इस अप्रोच का मालिक है। अब जब स्टूडेंट्स निकलते हैं और उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, सीआरपीएफ को पहले सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करने के लिए, बाद में स्टूडेंट्स पर तशद्दुद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां पे जो कल विजुअल्स थे, जो स्टूडेंट्स का एग्रेशन था वो बहुत ज्यादा था। मतलब अब अप्रोच ये है कि स्टूडेंट्स वहां पर ये कह रहे हैं कि हम ये पार्लियामान उखाड़ कर फेंक देंगे, यानी सिस्टम पर से उनका ट्रस्ट खत्म हो गया। आज इंडियन यूथ वो अपने आप को डिसएसोसिएट कर रही है करंट इंडियन सिस्टम से, करंट इंडियन गवर्नमेंट से। सिर्फ वो जो भक्त है ना मोदी के, वो भी मेरा ख्याल है कमरों के दरवाजे बंद करके चीखें मारते होंगे और मोदी को गंदी गंदी माँ बहन की गालियां निकालते होंगे, क्योंकि उनको टीवी पे आके झूठे अंदाज में उसको डिफेंड करना पड़ता है। तो आज यूथ ये सोच रही है कि हमने उखाड़ के फेंक देना पार्लियामान को, ये पार्लियामान भारतीयों के लिए कुछ नहीं कर रही। वो ये कह रही है हमने नेपाल बना देना भारत को, यानी हमने इस पूरे सिस्टम का ही कला कमा कर देना है, और एक बिल्कुल नया सिस्टम जिसमें ये नफरत की सियासत ना हो, जिसमें जो है वो जुल्म तशद्दुद के ऊपर जो है वो उकसाया ना जाए, स्टेट स्पॉन्सर ना करे माइनॉरिटीज के खिलाफ तशद्दुद और जुल्म को, और नौजवानों के लिए पढ़े लिखे लोग आकर अच्छे फैसले करें जो उनके बेहतर मुस्तकबिल के हों। आपने नेपाल का नाम लिया है, नेपाल के अलावा बांग्लादेश में भी नौजवानों ने भी सारा कुछ किया। अच्छा, अभी जो हालात नजर आ रहे हैं इंडिया के, वहां पे जो पहले कॉकरोच पार्टी बहुत ऊपर आई, फिर थोड़ी नीचे गई, अब एकदम ही ऊपर आ गई है। फिर उसके अलावा एक और जो वहां पे जमात आ गई है, जो सिटीजंस फॉर जस्टिस एंड पीस, ये भी इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। आपको लग रहा है कि वहां पे मोदी के खिलाफ एक बाकायदा मुहिम शुरू हो गई है? देखिए, मोदी के खिलाफ तो हर सेन इंडियन तो मोदी के खिलाफ है। वो ये समझता है कि ये जाहिल आदमी 150 करोड़ लोगों के फैसले लेने के काबिल नहीं है, इसकी अहलियत नहीं है कि ये 150 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल के हवाले से फैसले ले। हो ये रहा था, नवीद भी मैं अक्सर बात करता हूं कि हमने जो शिकस्त दी थी ना भारत को, हमारी इस शिकस्त का फायदा ये हुआ कि भारत के अंदर सेन इंडियंस ने खामोशी के बुत तोड़े, और जो उनको खौफ था ना कि वो मोदी के खिलाफ बात करेंगे तो गोदी मीडिया उनको गद्दार डिक्लेयर कर देगा और उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, उन्होंने कहा यार भाड़ में जो करना है कर लो। लेकिन कितनी को हम तबाही देखें। अभी क्या हो रहा है, अभी सिर्फ स्टूडेंट सड़कों पर नहीं है, मकबूजा कश्मीर की जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है नेशनल कांग्रेस, वो नई दिल्ली में उन्होंने अपने मुजाहरों का आगाज कर दिया है, प्लान था, और वो बड़े अरसे से कह रहे थे कि जनाब आप लोगों ने गैर कानूनी तौर पर ये सारा मामला किया है, आप पाकिस्तान के साथ बैठकर बात करें, आप पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की मेज पर बैठे चीजों को बेहतर करें, दोनों ममालिक के आपसी ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। वो और सबसे बढ़कर कर रहे हैं कि जो आपने प्रॉमिस किया था आर्टिकल 370 और वो तो खैर मोदी गवर्नमेंट का प्रॉमिस नहीं था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन लड़ा था, उनका प्रॉमिस ये था कश्मीर के लोगों से
कि हम अगर गवर्नमेंट में आएंगे तो हम जो है वो सेंटर के साथ मुकदमा लड़ेंगे ये कि कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो है उसको बहाल किया जाए। और तो इसी के लिए कल प्रोटेस्ट इसी के लिए वो निकले हैं अब, और वो ये तकाजा कर रहे हैं कि जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस 5 अगस्त 2019 को भारत ने खत्म किया था गैर कानूनी तौर पर, उस स्टेटस को बहाल किया जाए। लेकिन सीजेपी और जो कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज था वो ओवरशैडो कर गया इनके इस मार्च। अच्छा नहीं, मैं समझता हूँ कि कुछ भी ओवरशैडो नहीं हुआ। हो ये रहा है कि ये ग्रेजुअली चीजें इंटेंसिफाई होंगी, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन नहीं है। पहली बात थी निकलना, यस, आपने अपना पॉइंट रजिस्टर करवाना। इनिशियली देखे ना, कॉकरोच जनता पार्टी का भी पहला प्रोटेस्ट को बहुत कामयाब तो नहीं हुआ था। अब दूसरा प्रोटेस्ट जो है ये इंडियन, मुझे याद है मैं इंडियन चैनल्स पर बैठा हुआ हूँ, कई चैनल्स पर मैंने डिस्कशन की। एक उनके एंकर हैं अमित सिंह, मैंने उनसे ये कहा कि यार आप लोग कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जो सलूक हो रहा है, स्टूडेंट्स के मुतालबा तो बड़े जेन्युइन है। तो वो कहता है यार ये तो, उसका जवाब ये था कि ये तो कॉकरोचेज है, इनको हम स्प्रे मार के खत्म कर देंगे। यानी गोदी मीडिया पर भी, गोदी मीडिया की भी अप्रोच ये थी। और उन्होंने कहा मैं आपको विजुअल्स भेजूंगा इनके प्रोटेस्ट की, अभी तक दूसरा प्रोटेस्ट तब शुरू नहीं हुआ था, कि इतने नंबर के साथ हमें क्या प्रॉब्लम है। अब जो नंबर है वो प्रॉब्लमेटिक है। ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इनका ख्याल था कि ये दोबारा उसी नंबर पे निकलेंगे और हम इनको जो है वो हम इस तरह के विजुअल्स दिखाएंगे कि यार ये देखो ये तो छोटा सा नंबर है, ये इतनी सी जगह पर इतने लोग इकट्ठे होके ये किस तरीके से स्टेट की चीजें जो है वो तब्दील करवा सकते हैं। तो अब जो है वो नंबर बढ़ गया स्टूडेंट्स का, एग्रेशन बढ़ गया स्टूडेंट्स का। और मोदी गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त सिचुएशन ये कि उनकी काम पे टांग रही है। अब फर्स्ट टाइम उन्होंने अपनी फेडरल कैबिनेट से लोगों को ड्यूटी लगाई है कि भैया आप उनके साथ बैठकर बात करें। और इनके जो इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके साथ कुछ इनकी मीटिंग्स हुई हैं, और उसमें उसने कहा कि ठीक है मैं आगे जो हायर अथॉरिटीज़ हैं मैं उनके साथ बैठकर बात करता हूँ। यानी जो काम पहले करने वाला था वो अब किया जा रहा है, जब सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ। और सिर्फ ये लोग नहीं है, स्टूडेंट्स नहीं है सड़कों पर, भारत का नौजवान नहीं है सड़कों पर, अब आहिस्ता आहिस्ता मकबूजा कश्मीर के लोग भी निकलेंगे और किसान भी शुरू हो चुके हैं। किसानों ने भी अभी जो आज सुबह की अपडेट थी जी, आज सुबह की अपडेट ये है कि किसानों ने पंजाब से मार्च का आगाज कर दिया है और टुवर्ड्स दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पे। जिस वक्त मैंने सुबह विजुअल्स देखे थे उस वक्त वो हरियाणा बॉर्डर तक पहुंच चुके थे, दे आर कमिंग टुवर्ड्स दिल्ली। और आपको याद है जब पिछली मर्तबा किसान जब दिल्ली में आए थे तो लाल किले पर खालिस्तान का परचम लहराया गया था। तो ये जो चीजें हैं, पंजाब में सिचुएशन ठीक नहीं है, ये बड़े गलत तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। और पंजाब के अंदर खालिस्तान को लेकर जो जज्बात हैं वो लोगों में तेजी से बढ़ रहे हैं। बहुत तेजी से जो सिख कम्युनिटी है वो ये देख रही है कि मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही है। इन्होंने भारत को एक्सट्रीमिस्ट हिंदूस के रहने के लिए सिर्फ बनाया, आम सेन इंडियन के लिए भी अब इंडिया जो है वो एक महफूज मुल्क नहीं है। एक वजह ये भी है कि इंडियन पंजाब में इलेक्शंस आ रहे हैं, इंडियन पंजाब में इलेक्शंस भी आ रहे हैं, और गुजरात में, गोवा में और उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शंस हैं। उस पर तो खैर इनका चीफ मिनिस्टर जो भगवंत मान है वो ही लताड़ रहा है इसको, मोदी को। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है फार्मर्स का, मैं ये समझता हूं कि स्टूडेंट्स और ये फार्मर्स, इन दोनों का सड़कों पर निकलना ये मोदी हुकूमत के लिए बहुत खतरनाक चीज है। और अगर यहां पे चीजें इंटेंसिफाई होंगी, देखिए पंजाब पूरे भारत को खिला रहा है, अगर वहां का किसान खुश नहीं होगा भारत में कहत पड़ा जाएगा। सेकेंडली स्टूडेंट्स तो किसी भी मुल्क का, किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं। अगर स्टूडेंट्स ने अपने आप को डिसएसोसिएट कर दिया सिस्टम से, अगर स्टूडेंट्स समझते हैं कि ये सिस्टम हमारी बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर सकता, देखिए इस एज में आप अगर बहुत ज्यादा पुरजोश होते हो ना तो डरपोक भी बहुत होते हो। अगर आपने वो डर खत्म कर दिया है और आपने ये फैसला कर लिया कि भाई मैंने अपनी लड़ाई लड़नी है अब इस सिस्टम के खिलाफ, फिर सिस्टम का बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप ये भी तो नोट करें ना कि जो स्टूडेंट्स की डिमांड्स हैं, जो 3 कोर डिमांड्स हैं, वो बहुत जस्टिफाइड है। लेकिन अब वो 3 तक महदूद नहीं है। हाँ, वो ग्रेजुअली बढ़ रही है चीजें। मुतालबा था इनिशियली धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का, अब वो मोदी के इस्तीफे का भी मुतालबा कर रहे हैं। वो तो ग्रेजुअली उस तरफ जाएंगे, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ना धर्मेंद्र प्रधान इस काबिल है कि वो भारत के एजुकेशन सिस्टम को चेयर करे, ना ये घटिया बेगैरत मोदी इस काबिल है कि 150 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल के फैसले करे। 12 साल से जो कुछ किया वो बबल फट रहे हैं। इन्होंने बेचा क्या? इन्होंने बेचा ये जी के भारत शाइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया, फिर ये बड़ा करते थी कि एआई से मुतल्लिक बड़ी जो है वो इंडस्ट्रीज इंडिया में आके बन रही हैं। देखिए उन ममालिक ने स्ट्रेटेजिकली मूव किया वहां पे,
अब तो बातें होना शुरू हो गई है ना कि भारत में जितनी एआई से रिलेटेड इंडस्ट्री लग गई है, एक तो वहां पे जॉब्स का मसला शुरू हो गया, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। सेकेंडली, उन एआई सिस्टम्स के लिए जितना पानी दरकार है वो भारत में उतना पानी अवेलेबल नहीं है। तो जिन ममालिक ने अपनी इंडस्ट्री एआई की शिफ्ट की है इंडिया में, वो स्ट्रेटेजिकली की है, वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। ये बेंगलोर में आने वाले चंद सालों में बेंगलोर रहने के काबिल नहीं रहेगा, जिसको इन्होंने सिलिकॉन वैली जो है ये कहते हैं किया हुआ है। तो वो रहने के काबिल नहीं रहेगी वहां पर। अभी से लोगों ने इसके ऊपर भी आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया कि भाई हम लोगों का क्या कसूर है, क्यों हमारी जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है सिर्फ इसलिए कि आप अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को सर्व कर रहे हो। आपने बेचना ये है कि भारत में इतनी इन्वेस्टमेंट आ गई, और यहाँ किस चीज की इन्वेस्टमेंट रही है? वो लोग क्यों आकर भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं? इसलिए कि यहां पर आकर वो जो भारतीयों के रिसोर्सेज हैं वो अपने कामों के लिए यूज करें। और मोदी, इसका एक ही इंटरेस्ट है कि अपने गुजराती दोस्तों को और अडानी और अंबानी को सर्व करना है। तो ये जो सारा मामला है ये भारत की तबाही की तरफ बढ़ रहा है। नौजवान खिलाफ है, किसान खिलाफ है, हर सेन इंडियन खिलाफ है। सिर्फ जाहिल भारतीयों का जो तबका है वो इसको सपोर्ट कर रहा है। और उसमें भी मैं समझता हूं जो कुछ लोग थोड़ा सोशल मीडिया देखते हैं या जो खुद महसूस कर रहे हैं कि भारत, अब देखें ना, इन्होंने इकोनॉमी की बड़ी बातें की। 2026 की आज की तारीख में जब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी जो है दैट इज इंडियन करेंसी, वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी। आपके लिए भी हैरानकुन चीज होगी कि पाकिस्तान की करेंसी जो है वो पॉजिटिव है बिल्कुल इन 2026। इंडिया की लगभग 7% नेगेटिव है, हमारी 0.76% पॉजिटिव है, इंडिया की अराउंड 7% नेगेटिव है। फिर ये जो कहते हैं जी कि हर बड़ी कंपनी में इंडियन बैठे हुए हैं, ये सारी चीजें भी खत्म हो रही हैं। आज इंडियंस को रिजेक्ट किया जा रहा है ग्लोबली। कनाडा में 74% रिजेक्शन। ये स्टूडेंट क्यों परेशान है? 74% रिजेक्शन है इंडियन स्टूडेंट्स की अब कैनेडियन यूनिवर्सिटीज के लिए। हर 10 में से 7 इंडियन स्टूडेंट्स का वीजा रिजेक्ट हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में जो प्रोसेसिंग टाइम है दुनिया में सबसे ज्यादा, अगर वीजा प्रोसेसिंग टाइम किसी मुल्क के लिए ऑस्ट्रेलिया में, वो इंडियंस के लिए अराउंड 99 डेज। 99 डेज। फिर शेंजियन वीजा हो, यूएस वीजा हो, ये उसमें भी सबसे ज्यादा जो रिजेक्शन इस वक्त फेस करना पड़ रही है वो इंडियंस को करना पड़ रही है। तो इंडियंस परेशान है। वो तो कहते हैं ना कि हमने इतनी नौकरियां क्रिएट कर दी, हमने भारत में हम इतनी इन्वेस्टमेंट लिए। आलम यह है कि जिसका वीजा लग जाता है ना, इवन यूएई का वीजा लग जाता है, वो भी छलांगे लगाता है कि शुक्र है मेरी इस घटिया मुल्क से जान छुटी। और उनके मेरे साथ अक्सर उनके इंडियन चैनल्स पर बैठता है मेजर समरपाल तूर। मुझे एक इंडियन ने मैसेजेस भेजे उसके, जो यूरोप में बैठा हुआ है, करण मित्रा नाम है। मेजर समरपाल तूर करण मित्रा को मैसेज कर रहा है, और मेजर गौरव आर्या भी माजी में उसको मैसेजेस करता था कि यार मुझे किसी तरीके से भारत से निकालो, मेरा कोई यहाँ पे नौकरी का बंदोबस्त करो, मुझे इंडियन करेंसी में नहीं कमाना, मुझे डॉलर्स में, पाउंड्स में, यूरोज में कमाना है, तो उस तरह का मेरे लिए कोई बंदोबस्त करो। तो मेजर गौरव आर्या और समरपाल तूर उस बंदे को मैसेजेस कर रहे हैं कि भाई हमें भारत से निकालो। आम भारतीय नहीं रहना चाहता। ये जो शाइनिंग और राइजिंग इंडिया और बड़े स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकली इंडिया, फिर मिलिटरीली, वो सारे बबल एक एक करके ढुस हो रहे हैं। अच्छा चलें आगे चलें। ये जो दिल्ली पुलिस है उसने एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी एंगल डाल दिया है इस प्रोटेस्ट के पीछे। पाकिस्तान है तो वो फिर जा रहे हैं पाकिस्तान और आईएसआई का रोल और वो सारा कुछ इनडायरेक्टली तो वो यही कहना चाह रहे हैं ना। और उनके लिए भी सबसे आसान काम होता है, हर चीज़ पाकिस्तान पर डाल देते हैं। यानी कि उनके लिए डूब मरने का मकाम है कि भाई अगर आईएसआई इतनी पेनिट्रेट कर चुकी है कि इतने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट दिल्ली में अरेंज कर रही है, तो ये तो उनके इसका लिए मतलब है कि आईएसआई ने इंडिया में करोड़ों इंडियंस को भारत के खिलाफ कर दिया। बिल्कुल। और करोड़ों इंडियंस इस वक्त भारत में बैठकर पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। तो ये तो इनको वैसे डूब के मर जाना चाहिए भारतीयों को। अभी वो हमारे प्रोड्यूसर जो असद बता रहे थे कि एक वीडियो है जिसमें कि एक रिपोर्टर एक बंदे से पूछ रहा है, करने वाले से पूछ रहा है कि क्या आपको पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, तो वो कहता है कि हाँ मुझे भी 40 रुपए आए थे पाकिस्तान से और वो दे के मैं रिक्शे पे आ गया हूँ, और जब मैंने वापस जाना है तो नेपाल से किसी से पैसे मंगवाऊंगा तो मैं वापस चला जाऊंगा। देखें ये जो सारी चीजें ना, अच्छा एक और इसमें एंगल है। ये तो चले एक अप्रोच है इंडिया में, हर चीज का इल्जाम उन्होंने पाकिस्तान पर लगाना है। और हमने इसको भी पहले डिस्कस किया है कि अब इंडिया के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, वो कह रहे हैं कि भाई तुम अपना जवाब दो।
तुमने अभी तक पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर पाकिस्तान के खिलाफ कोई कॉन्क्रीट चीज तुम नहीं लेके आ सके, पुलवामा तुम जस्टिफाई नहीं कर सके। तुम ये लोग वहां पर ये सवाल करते हैं क्यों करवाया तुमने, ये नहीं पूछ रहे कि पाकिस्तान था इसके पीछे या नहीं, वो कह रहे क्यों मरवाया तुमने अपने लोगों को, क्यों किया तुमने पहलगाम। वो लाल किले के सामने जो दिल्ली में धमाका हुआ था, वो लोग उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि ये भी मोदी ने खुद किया है। और बीएसएफ के जो जलंधर वाले ऑफिस के सामने धमाका था, उस पर तो इंडियन पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये मोदी ने करवाया, ये इंडियन फौज ने करवाया है, चूंकि ये अब एंटी पाकिस्तान रेटरिक यहां पर बनाना चाहते हैं, जो आपने बात की कि पंजाब में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। तो ये जो सारी सिचुएशन है, इसमें इन्होंने, मैंने आपको पहले भी बताया ना, कॉकरोच जनता पार्टी को इनिशियली भी कहा था कि ये जी आईएसआई फंडेड है, ये आईएसआई सारे चीज के पीछे है। तो ये अप्रोच जो है, इनको अगर ये सीरियस अप्रोच है वहां पे, तो बिल्कुल रहे, क्योंकि भारत का नौजवान आज की तारीख में तो ये फैसला कर चुके कि उसको ये सिस्टम मंजूर नहीं है। तो चलते रहे वो इस अप्रोच में, लेकिन करेंगे क्या? पॉसिबिलिटी है इस चीज की कि वो इस सारी चीज को इस्तेमाल करके गोदी मीडिया को यूज करते हुए वो फॉल्स फ्लैग करें, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिससे एक तो अटेंशन डाइवर्ट हो इन इश्यूज से, इलेक्शंस भी आ रहे हैं और इलेक्शंस के लिए भी माहौल बन जाए। एग्जैक्टली। तो वो जो फॉल्स फ्लैग है, अगर भारत सिर्फ फॉल्स फ्लैग की हद तक महदूद रहता है, ठीक है, मर्जी आपकी, जो मर्जी करें। लेकिन अगर उसके बाद आपने गुज़श्ता साल की तरह की कोई हरकत करने की कोशिश की, तो इस मर्तबा तसल्ली की जाएगी, जो कसर पिछली मर्तबा रह गई है इस मर्तबा इंशाल्लाह वो भी पूरी की जाएगी। अच्छा, और जो सरप्राइज थे, जो पिछली दफा हमने देने थे, रह गए, अभी तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो पिछले दफा के भी ड्यू थे, अगर हमने सिर्फ वही सरप्राइजेस इनको दे दिए तो इनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये इंडियन एयरफोर्स को क्या एकदम खौफ तारी हो गया है 5th जनरेशन फाइटर जेट्स का, जो चाइना के हैं, क्या मौत क्यों पड़ गई है उनको एकदम? अच्छा देखें, एक तो ये चाइना का नाम लेके ना पाकिस्तान के हवाले से रहते खौफजदा है। अब इन्होंने ऑल ऑफ अ सडन ये डिबेट शुरू कर दी है कि चाइना के पास जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स है इंडिया के पास नहीं है। वो बगैर, बिल्कुल वैसे ही जैसे राफेल के इन्होंने ढिंढोरा पीटा था, कहा था, तुम लोगों ने 40 अरब डॉलर्स की भी रफाल डील की है, ब्लाइंड स्पेंडिंग हो रही है, फिर रफाल डील कर ली, उसका ढिंढोरा पीट लिया, फिर बहस शुरू कर दी, यार चाइना फ्रांस तो हमें सोर्स कोड्स ही नहीं दे रहा। अब सोर्स कोड्स के बगैर हम क्या करेंगे? हमें तो ये इसमें कोई भी चीज़ इंटीग्रेट करवानी है, हमें उसके लिए फ्रांस की ज़रूरत है, क्योंकि सोर्स कोड्स फ्रांस के पास हैं। फ्रांस सोर्स कोड्स देने को तैयार नहीं, हालांकि इन्होंने 114 रफाल्स की डील इसलिए की थी कि बड़ी डील है, 40 अरब डॉलर्स की डील है, तो हम अपनी मर्जी की हर चीज़ ले लेंगे। फ्रांस कभी भी अपनी टेक्नोलॉजी रशिया के साथ नहीं शेयर करना चाहता, और उसको पता है कि जब भी मैंने ये टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर की, ये आगे रशियंस को बेच चले जाएगी। तो वो ढंडोरा पीटा, फिर इन्होंने कहा जी कि अच्छा हम फिर ऐसा करते हैं, हम ये नहीं लेते, हम सुखोई 57 ले लेते हैं, उस पर अमेरिका का भी डंडा था। फिर रशिया ने भी उस वक्त बहुत ज़्यादा इनको जो है वो कोल्ड शोल्डर दिखाया, उन्होंने भी नहीं इशारा दिया, उन्होंने भी कहा कि भाई तुम लोगों को ज़रूरत होती है, तुम लोग आ जाते हो कुत्तों की तरह दुम्बे लाते हुए, और जब तुम लोगों की ज़रूरत जो है वो ख़त्म हो जाती है, तुम दूसरी पार्टी की तरफ से भौंकना शुरू कर देते हो। तो अभी रशिया ने भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं किया, लेकिन भारत में अब मैं ये समझता हूँ कि शायद वो अब ग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं सुखोई 57 के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की एयरफोर्स नंबर्स के एतबार में तो छोटी है बिल्कुल, लेकिन हमारा गलबा तारी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह भारतीय फिजाइया पर। और तारीख ये कहती है 1965 की जंग हो, 71 की जंग में जो कुछ भी हुआ, कारगिल में जो कुछ हुआ, 2019 में जो कुछ हुआ, और 2025 में जो कुछ हुआ, हर मर्तबा जब हमारी दोनों एयरफोर्सेस सामने आई, हमारी एयरफोर्स ने उनको नाको चने चबवाए, मनो मट्टी तले दफन किया भारतीय जहाजों को। और हमारा रिकॉर्ड जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन है। मतलब भारत का तो जितने भी ये वर्ल्ड कप्स हैं, इंडियन क्रिकेट टीम का जिस तरह हमारे खिलाफ रिकॉर्ड है ना कि उन्होंने हमें कभी जीतने नहीं दिया, तो जंगों में हमारी फिजाइया ने कभी उनको उठने नहीं दिया। बिल्कुल। तो ये हमारी फिजाइया खौफ की अलामत है। क्रिकेट वाली बातें भी अभी रिसेंट है, अदरवाइज हम हमेशा से इंडिया से बहुत रिकॉर्ड तो ओवरऑल हमारा बेहतर है, लेकिन वर्ल्ड कप्स के अंदर हमारी टीम जो है वो उसकी परफॉर्मेंस की बहुत अच्छी नहीं रही इंडिया के खिलाफ। तो जंग के मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी परफॉर्मेंस भारत के खिलाफ बड़ी बेहतरीन है, और बिलखुसूस हमारी फिजाइया ने जो ग्लोबली जो मकाम हासिल किया गुज़श्ता साल, जो हमने 7 भारतीय जहाज़ों को मनोमट्टी तले दफन किया, तो वो अब खौफ है। अब ये करते क्या हैं? ये नाम लेते हैं चाइना का। अच्छा, ये तो अभी भी कहते हैं कि पिछले साल हमें पाकिस्तान ने शिकस्त नहीं दी थी, हम तो चाइना के साथ लड़ रहे थे। और भाई तुम लोग कौन सा इंडियन जहाज इस्तेमाल कर रहे थे?
तुम लोग फ्रांसीसी रफाल इस्तेमाल कर रहे थे, तुम लोग रशियन सुखोई इस्तेमाल कर रहे थे, इजरायली ड्रोन यूज कर रहे थे, इजरायली ड्रोन्स तुम लोग यूज कर रहे थे। तो ये मतलब अपने जाहिल भारतीयों को, सिर्फ पायलट इंडियन थे जो मारे गए, वो मारे गए। अच्छा, आज इंडियन पायलट भी क्या समझता है? इंडियन पायलट भी कहता है कि भाई हमें फाइटर जेट दे दो, हमें कोई पॉलिटिकल प्रोडक्ट ना दो। जिस तरह तेजस था, तुम लोगों का जी हम इंडिया में बनाएंगे, फिर कई साल तक तुम ये फैसला नहीं कर सके कि तेजस में इंजन कौन सा लगाना है। फिर तुम लोगों ने जब F404 इंजन जी का लिया, वो तुम लोगों ने जितने ऑर्डर किए वो 7, 8, 10, 12 तुम लोगों को इंजन मिले। 4, 5, 7 जहाज़ों पर तुमने वो इंजन लगाए, 4 तुम्हारे जहाज तबाह हो गए। वो सारी तेजस की फ्लीट जो तुमने ढांचे तैयार किए थे वो तुम लोगों ने ग्राउंड करके रख दिए, उनकी भी अब हड्डियां उड्डियां रह गई होंगी, वो भी इस काबिल नहीं है। वो इनका जो प्रोजेक्ट है वो खत्म हो चुका हुआ एक तरह का, उसमें अब कुछ बाकी नहीं है। सिर्फ अब मजीद जो इंडक्शन होगी पैसों की वो करप्शन के लिए होगी। सेम चीज एमका के लिए, अभी प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ है, प्रोटोटाइप के लिए उन्होंने $3.25 अरब मुख्तस किए और अभी से वो भी बातें शुरू हो गई हैं। जनरल बख्शी और मेजर गौरव आर्या जैसा बंदा कह रहे हैं कि भाई ये कामयाब नहीं हो सकता आने वाले कई सालों तक। और जब तुम लोग प्लान कर रहे हो उस स्पीड के साथ तुम लोग चलोगे तो ये 2040 तक जाएंगी चीजें। और 2040 में तो पता नहीं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो मुख्तलिफ एयरफोर्सेस के पास आ चुकी होगी। रहता भी है या नहीं रहता भी है, इस फॉर्म में तो बहरहाल नहीं रहेगा जो हालात हैं। तो अब ये नाम ले रहे हैं चाइना का कि जो चाइना के पास स्टेल्थ जेट्स हैं, लेकिन खौफ है इनको पाकिस्तान से। चाइना ने आज के थोड़ी है, आप आज बहस कर रहे हो, चाइना के पास आज के थोड़ी हैं। अब ये कह रहे हैं ना कि J-20s जो हैं वो हैं J-35 और ये 400 से ज्यादा 5th जनरेशन फाइटर जेट चाइना के पास आ गए हैं। तो हम जो है वो क्या करेंगे? इंडियन एयरफोर्स क्या करे? तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो करे वही हरकतें जो अमरप्रीत सिंह करता है, पार्टीज में जाके शराब पी के नाचे, क्योंकि जहनी तवाज़ुन तो बिगड़ चुका है। अब हर दूसरे इंडियन का भी ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ रहा है, क्योंकि उनको नहीं पता कि हमें जिस मशीन में बिठा रहे हैं वो मशीन इस काबिल है भी कि नहीं। वो हमें पीस टाइम में हम लोगों को मरवाई जा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स वाले। तो ये खौफ है उनको पाकिस्तान से। अच्छा, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया क्या कर रही है? नवीद भी हमारी फ़िज़ाइया इस वक्त 150+ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी जो फ़िज़ाइया के सरबराह हैं वो पूरा फॉलोअप लेते हैं चीज़ों का, क्योंकि हमें पता है हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। हमें पता है कि हमें क्वालिटी पर फोकस करना है, तो क्वालिटी पर फोकस करना है, फिर टाइम में चीज़ें करनी है। इनकी तरह नहीं कि 1980 की दहाई में हेल शुरू करो, वो तेजस शुरू करो हेल से, और अभी 2026 आ गया तो इस काबिल एक भी जहाज़ नहीं है कि उनकी ये मैदान जंग में उसको उतार सकें। यानी 40 सालों में ये हेल से एक जहाज नहीं तैयार करवा सके। हमारा JF-17 थंडर कितने देर बाद का प्रोजेक्ट है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम दुनिया में JF-17 थंडर्स बेच रहे हैं। ठीक है, आज़रबाईजान में हमारे जा चुके हैं और बड़े ममालिक हमारे साथ इस हवाले से बात कर रहे हैं। तो हमारी फ़िज़ाइया अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतरीन है। हमारी फ़िज़ाइया का खौफ इस वक्त सर चढ़कर बोल रहा है, और इंडिया अगर कोई मिसएडवेंचर करेगा, हमारी फ़िज़ाइया, हमारी रॉकेट फोर्स, हमारी आर्मी, हमारी नेवी वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार बैठी है। ये पाकिस्तान का, चाइना का नाम लेके पाकिस्तान के खिलाफ जो मर्जी चीजें ले लें। और अभी अगर ग्राउंड बना रहे हैं ना ये सुखोई 57 के लिए, ये सुखोई 57 भी लें, शौक पूरा कर लें, ये वाला शौक भी पूरा कर लें। मैंने पहले कहा हम 1-2 कदम आगे के तो फैसले करते नहीं है, हम 10 कदम आगे का सोचते हैं, और वो हमारे फैसले जो हैं वो हमारे मामलात के अंदर नजर भी आते हैं। बिल्कुल आखिर में हम डिस्कस करते हैं ये जो भारत ने आबी दहशतगर्दी शुरू कर दी है और दरियाए चनाब में बगैर पाकिस्तान को इतला दिए इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक, जिसमें वो पाबंद है कि पाकिस्तान को इतला देगा, उसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अच्छा नवीद भाई, हमारा मसला पता है क्या है? हमारा मसला ये कि हमारा दुश्मन ना सिर्फ बुज़दिल, कायर है, डरपोक है, बेगैरत भी है। वो कर क्या रहे हैं? वो उन मीडियम्स को यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे वो उनको लगता है कि हमारा कोई डायरेक्ट फड्डा पाकिस्तान के साथ ना हो। यानी वो प्रॉक्सीज को फंड कर दें, ये TTP को, BLA को, जमातुल अहरार को, अफगान तालिबान को, फिर पानी को एज ए टूल वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करें। मुझे याद है कि इनके प्रोग्राम में इनकी एक्सपर्ट बैठी हुई थी, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के पानी की चाबी, वो टूटी जो है वो हमारे पास है, हम जब दिल करेगा हम टूटी चला देंगे, जब दिल करेगा बंद कर देंगे। तो मैंने कहा था कि आपके पास टूटी है, हमारे पास सलाहियत है, जब दिल करेगा आपका बोरी बिठा देंगे। तो ये जो हरकत भारत कर रहा है, एक तो ये कि इन्होंने जम्मू कश्मीर में जो बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं
उसके बाद सलाल डैम के जो है वहाँ से पानी उन्होंने छोड़ा है। तो पाकिस्तान में इसमें कोई शक नहीं है कि मुख्तलिफ दरियाओं में पानी की सतह जो है उसमें इजाफा हो रहा है। एज ऑफ नाउ कोई बहुत अलार्मिंग चीज़ नहीं है, लेकिन अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहता है तो यकीनी तौर पर आगे सिचुएशन ख़राब हो सकती है। पाकिस्तान बड़ा स्ट्रेटेजिकली चल रहा है इस सारे मामले पे। हमें अप्रोच हमारी क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ पे लोग कह रहे हैं ना कि क्यों नहीं हम उड़ा रहे, वो अभी है ही कुछ नहीं, क्या उड़ाएंगे। उनको अगर वो कुछ बनाते हैं और उसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, ये क्लियरली रखें अपने जहन में कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होगा। भारत पाकिस्तान के हिस्से का पानी इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। अगर जो पाकिस्तान का ग्लोबली केस पाकिस्तान जिस तरीके से प्लीड कर रहे हैं, हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं और दुनिया हमारे केस को हमारे एंगल से अब देख रही है, वो इंडियन एंगल से नहीं देख रही। दुनिया हमारा नैरेटिव बाय कर रही है। दुनिया ये समझ रही है कि पाकिस्तान हक पर खड़ा है। पाकिस्तान जो है वो भारत के मुकाबले में पाकिस्तान का स्टांस मजबूत है, क्योंकि डे वन से इन्होंने जो पहलगाम को इस मरतबा वजह बना के इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, डे वन से ये कोई कॉन्क्रीट चीज ग्लोबली पाकिस्तान के खिलाफ रख ही नहीं सके जिसके बाद ये कहें कि यार इस बुनियाद पे हमने ये किया। इन्होंने वो 59 अपने मेंबर्स भी भेजे पार्लियामेंट के दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, किसी एक मुल्क से ये पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं निकलवा सके। इवन जो नई दिल्ली के अंदर जयशंकर ने ब्रीफ किया कई ममालिक के सफरा को बुलाकर, उन्होंने बाहर जाकर बताया कि यार ये बड़े हवा में तीर छोड़ रहे हैं, भारत के पास कोई कॉन्क्रीट चीज नहीं है। तो पाकिस्तान अब क्या कर रहा है? पाकिस्तान अपना केस ग्लोबली इस्टेब्लिश कर रहा है। आप देखें यूनाइटेड नेशंस की एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट हो, वर्ल्ड बैंक हो या इवन परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हो, हर फॉरम पाकिस्तान की बात कर रहा है। हर फॉरम ये कह रहा है कि इंडिया गलत है। अभी ये जो सिचुएशन है बहुत अलार्मिंग नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर हालात ख़राब हुए, हम चीज़ें इंडिया में ठीक नहीं रहने देंगे। ये बात बिल्कुल फाइनल है। यहाँ पे चीज़ें भारत ख़राब करने की कोशिश करेगा, वहाँ पे उसके साथ वो होगा जिसका उन्होंने कभी तसव्वुर नहीं किया। चले, आज के लिए इतना ही। पब्लिक पॉडकास्ट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।